पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टडीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। पहलगाम आतंकी हमला, जिन हमलावरों ने हमला बोला और जिन हमलावरों ने पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं की पहचान कर नृशंस हत्याएं की, वह अब तक गिरफ्त में नहीं आए। कब गिरफ्त में आएंगे पता नहीं, कहां चले गए, आकाश में या पाताल में। मोदी सरकार के लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार में ऐलान कर चुके हैं कि जो हम जवाब देंगे वह कल्पना से परे होगा। लेकिन इस जवाब का इंतजार है और इस बीच हम चर्चा करेंगे बिहार की। देखिए, पहलगाम हमला एक मुद्दा तो बन ही गया है। अब मोदी सरकार जवाब कैसे देती है और जवाब कैसे नहीं देती है, इस पर भी सियासत जारी है। और बिहार के चुनाव का यह बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वह कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, यह भी तय है। तो बिहार में एनडीए को एक बड़ा मुद्दा, अमोघ अस्त्र मिल गया है, जिसे बिहार के चुनाव में भुनाया जाएगा कि जात नहीं धर्म पूछकर अब मारा जा रहा है। तो अब इस अमोघ अस्त्र से, चुनावी अस्त्र के दूसरे तरीकों से इंडिया ब्लॉक को निपटना है, प्रशांत किशोर को निपटना है। तो देखिए, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि 32% तो हमारे साथ है, हमें कुछ कुछ और जोड़ना है। लेकिन पहलगाम 32% को भी सबूत रहने देगा, साबूत रहने देगा, यह बड़ा सवाल तो है। तो अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव पहले से कोशिश कर रहे हैं मल्ला को साथ रखें। अब उन्होंने दुखते हुए रग पर पासी समाज को छुआ है। पहले कांग्रेस के बहाने, राजेश राम के बहाने राम और रविदास को साधने की कोशिश की गई। कुछ कुछ मत तो उधर से इधर आए और अब तेजस्वी यादव खुलेआम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई तो तारी को शराबबंदी से बाहर कर दिया जाए। देखिए, तारी जो चुआने वाले लोग हैं, वे नीतीश कुमार के फैसले से, शराबबंदी में तारी को भी शामिल करने के फैसले से आहत रहे हैं, जेल जाते रहे हैं, दलित समुदाय के लोग हैं। और हमें और आपको याद है अजीत जी, जब मुजफ्फरपुर के कुर्नी में उपचुनाव हो रहा था और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे मुख्यमंत्री, तो किस तरीके से मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए थे और बीजेपी को जीत मिली थी। और जब इसकी विवेचना हुई थी तो एक मंत्री ने नीतीश कुमार के सामने कहा था, पासी समाज के लोग बहुत गुस्सा है, इसे खत्म कर दीजिए, तारी पर प्रतिबंध। लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए थे। और अब जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तारी पर से प्रतिबंध हटाएंगे, इसे उद्योग का दर्जा देंगे, तो प्रशांत किशोर का सुर मिल गया है। आज प्रशांत किशोर अरवल में थे। इसके पहले कल, वह रविवार को नालंदा के हरनौत में थे। बड़ी सभा हुई पटना में, जहां हम लोगों ने गांधी मैदान को खाली देखा था, अब जिलों में उनकी सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं। तो आज अरवल में मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा, चलिए तेजस्वी यादव एक कदम तो आगे बढ़े हैं। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि बिहार में शराब बंद कहां है, शराब सब जगह मिल रहा है। शराब तो सिर्फ अफसरों के पेट भरने के लिए और गरीबों को परेशान करने के लिए। तो तारी का मुद्दा, शराब का मुद्दा, तो इसे किस तरीके से साधने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण दिखा जाए और वहीं से पड़ताल शुरू करेंगे कि जातीय गणना, कास्ट सेंसस के बाद जो नीतीश कुमार ने कहा था 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा, क्या किसी एक परिवार को मिला है? हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। प्रशांत किशोर दंगे की चोट पर कह रहे हैं भूमि सुधार कानून लागू होगा, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि जिनके पास जमीन है, जो मालिक है, मतलब उनका इशारा सबन मतदाताओं की तरफ है, उनसे जमीन छीन ली जाएगी। वे कह रहे हैं कि भाई सरकार हमें यह बताए कि सीलिंग एक्ट में 25 लाख एकड़ जो जमीन जब्त हुई थी वह किसे बांटी गई। 8 लाख एकड़ जमीन जो भूदान आंदोलन में मिला था वह किसके बीच वितरित किया गया।
वह आंकड़ों की बात करते हैं कि देश में सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं, जबकि बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं और इन 60% में भी 86% दलित हैं जो भूमिहीन हैं। तो बिहार के चुनाव के मुद्दे गढ़ने की कोशिशें हो रही है, बोर्ड को अपने पक्ष में लाने की तैयारी चल रही है और पहलगाम तो है ही, अब उनके हमलावर कहां चले गए, क्या फिर से पाकिस्तान वापस चले गए, यह बड़ी बात है और जवाब कब मिलेगा, भारत इंतजार कर रहा है। बिहार के चुनाव की रणनीति बन रही है, शराब और तारी मुद्दा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हमने कहा था हटाएंगे तो हटाएंगे। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग आपने पहलगाम का जिक्र, चूंकि अभी अब आज के समय में तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है, देश का भी और बिल्कुल। विदेश का भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और बिहार में लोगों की दिलचस्पी इसलिए ज्यादा है, जैसा आपने कहा कि बिहार से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कल्पनातीत सजा देंगे और जो बची बिल्कुल। कुची जमीन है उसको भी मिटा देंगे। तो उसका इंतजार हो रहा है। और देखिए, बैक टू बैक दो मुद्दे हुए। एक तो पहले वक्फ कानून को लेकर के आए, वक्फ कानून लागू हुआ और उसका एक असर, वो भी एक ध्रुवीकरण कराने वाला मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने वाला ही मुद्दा है वक्फ का। उसको लेकर के आंदोलन चल ही रहा था कि पहलगाम का कांड हो गया। तो ये बैक टू बैक दो मुद्दे ऐसे हो गए जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने वाले हैं। और ये दोनों मुद्दे एनडीए के पक्ष में, जो देखिए, एक बात को हम आप समझ रहे हैं और दूसरे लोग भी, अपोजिशन के लोग भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति एक एक ऊब है लोगों में, एक थकान है, वोटर फटीग है। लेकिन कोई ऐसा एंगर, ऐसा गुस्सा नहीं है कि उखाड़ फेंकना है, वो नहीं है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, गुस्सा बिल्कुल, नहीं है। लोगों बिल्कुल। में काम नहीं होने की एक निराशा है और एक उनकी सेहत को लेकर के सवाल है। गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है कि पलट देना है, उखाड़ फेंकना है वाला भाव नहीं है। तो जी। ऐसी स्थिति में कोई एक दूसरा मुद्दा आ सकता है, ऐसा दो एक मुद्दे जो जो कंसोलिडेट कर सकते हैं एनडीए को फिर से। तो वक्फ और पहलगाम ऐसा ही मुद्दा है। लेकिन जी। पहलगाम में ये मुद्दा, इसका फायदा या लंबे समय तक इसका जिक्र तब होगा जब आप कोई कार्रवाई वहां करेंगे। भारत सरकार बिल्कुल। कार्रवाई करेगी और लोग संतुष्ट होंगे इस बात से कि हाँ देखिए, पाकिस्तान से बदला लिया गया। लेकिन जी। चाहे जिस रूप में हो, वक्फ और पहलगाम बिहार में चलेगा और बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा होगा। बड़ा मुद्दा बिल्कुल। इसलिए होगा, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद बदलाव की बात, बिहार में बदलाव की बात प्रशांत किशोर ने की है, लेकिन इसके बावजूद सरकार को उखाड़ फेंकने वाला गुस्सा लोगों में नहीं पैदा कर सके। नहीं है, तो नहीं है, नहीं है। अगर सरकार को उखाड़ फेंकने वाला गुस्सा नहीं होगा तो फिर वापस नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब 6 बिल्कुल। महीने अभी बहुत ही मेहनत करनी होगी कि लोगों के दिमाग में बदलाव की बात बहुत गहराई से बैठे। और दूसरी तरफ से ये कोशिश होगी कि बदलाव के ऊपर, जाति के ऊपर, जातीय समीकरण जो तेजस्वी यादव का की ताकत है और बदलाव की बात, आकांक्षी लोगों की भीड़ जो प्रशांत किशोर की ताकत है, इन दोनों के ऊपर भावनात्मक सांप्रदायिक मुद्दों को स्टैब्लिश किया जाए, उनकी जी, प्रधानता बिल्कुल। बनाई जाए। ये एनडीए की तरफ से कोशिश होगी। तो बिल्कुल। ये अब दिलचस्प हो रहा है बिहार का चुनाव। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मुद्दे होंगे, किस तरह के मुद्दे पर चुनाव होगा, एनडीए किस मुद्दे पर लड़ेगा, चेहरे की बात हो रही थी। लेकिन अब दो बड़े मुद्दे इधर से और दोनों तरफ से मुद्दे आ गए जिन पर जी। बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। उसी में अब दूसरी तरफ जो वोट कंसोलिडेट करने या नया वोट जोड़ने की जो कोशिश है, उस कोशिश में हम लोगों ने तेजस्वी यादव को देखा। और बिल्कुल। उस अब आजकल क्या है जमाना ज्ञानेश्वर जी की, अब कोई भी चीज बहुत बारीक तरीके से आप करेंगे तो लोग नहीं समझते हैं। सटल तरीके से, जिसको कहना करते हैं कि सूक्ष्म रूप से करेंगे तो लोग समझ में नहीं आएगा। आपको बड़े बिल्कुल। ऑब्वियस तरीके से करना होगा अब कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह हो। उसी के लिए तेजस्वी यादव ने, जो आपने कहा, पासी समाज को खुश करने के लिए, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए, वो जिस तरह से ताड़ी उतार करके लोग बेचने जाते हैं दोनों तरफ, ताड़ी जिसको हम लोग घड़िया बोलते हैं, ताड़ी का वो लटका करके चलने का उन्होंने उस तरह से वही काम किया मंच पर। वो बाहर जिस तरह से उठाते हैं ताड़ी का, वो लगा करके दोनों तरफ, और उन्होंने तस्वीरें निकलवाई, वीडियो बने और वो वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। बड़े ऑब्वियस तरीके से उन्होंने दिखाया कि हम पासी समाज के लिए कितना सोच रहे हैं और पासी समाज को हम कितनी बड़ी राहत देने जा रहे हैं। तो बड़ा ऑब्वियस तरीके से किया। ये बहुत सटल तरीके से, सूक्ष्म बारीक तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि उससे मैसेज नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसा करना चाहिए है जिससे मैसेज जाए। तो ये मैसेज देने के लिए उन्होंने वो तस्वीर निकलवाई जिसमें वो ताड़ी वाले की तरह बन के, और उन्होंने अपना वीडियो बनवाया। तो अब ये बड़ा एक मुद्दा हो गया, ताड़ी एक मुद्दा हो गया। अब हमको एक दिन, और हम कह रहे थे आपसे कि हमको किसी ने, जो महागठबंधन में के एक नेता जो गैर राजद दल के हैं,
उनका कहना था कि राजद के जो जो चाणक्य हैं, बैकरूम जो ऑफिस चलाने वाले, उन लोगों ने कहा है कि सिर्फ ताड़ी को खोल दिया जाएगा तो कोई 60-65 हजार करोड़ का रेवेन्यू आएगा। हमने कहा कि अब चलिए ये सब की बातें आप जाकर के जनता को बताइएगा, अब हम लोग को क्या इसमें 60-65 हजार करोड़ के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ताड़ी से। तो अब ये बातें कही जाएंगी जनता के बीच में, क्योंकि इसकी बिल्कुल। आधारभूमि पहले से तैयार की जा रही थी। लेकिन और जो भी ताड़ी से रेवेन्यू 60-65 हजार करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आ जाएगा, यह समझ से परे की बात है। इतना वही रेवेन्यू कह तो रहे शराब हैं, से नहीं आ रहा था। बिल्कुल वही वही कह रहे तो, लेकिन अब कहने की बातें इस तरह की बातें कही जाएंगी जो जी। जो जैसे ये बात अगर मान लीजिए कि उनसे पूछा जाएगा कि आप 2,500 रुपया अगर आपको देना है हर महिला को, गरीब महिला को, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कहेंगे कि हम बिल्कुल। ताड़ी से ले आएंगे। तो हम्म, कहीं तो बताना होगा, तो कहेंगे कि ताड़ी से ले आएंगे। जैसा जैसा जी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम तो जाएंगे पंजाब में और बालू की तस्करी खाली रोक देंगे तो हमको 20,000 करोड़ आ जाएगा, तो हम महिलाओं को बिल्कुल। दे देंगे 1,100 रुपया। अब न बालू की तस्करी रुकी है, न 20,000 करोड़ आया है, और न महिलाओं को 1,100 रुपया मिलना शुरू हुआ है पंजाब में। तो और बिहार में ये तो ताड़ी कैसे बिकता रहा है, कम से कम हम और आप तो जानते हैं ना, लमनी जानते उतारने के हैं बाद हम कैसे लोग, ताड़ी बिकता है। क्या उस पर कोई हम कर लोग लगता है, कोई टैक्स लगता है, कभी देखा है हमने और आपने देखा है क्या? हम वही कह रहे हैं, तो हम लोग तो बचपन से ताड़ी बिकते देखते आए हैं कि सड़क के जी किनारे बिल्कुल। और जब में जो तड़बन्ना है वहीं वहीं बैठ करके लोग पी लिए, कौन हिसाब उसका कर बिल्कुल। रहा है। तो रेवेन्यू आएगा उससे, लेकिन वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम, एक समाज के एक वर्ग जो उस काम में जुड़ा हुआ है उसके पास पैसे आएंगे, फिर वो जी पैसा मार्केट में आके खर्च होगा, तब आपको कुछ उस पर जीएसटी और दूसरी चीजें आपको मिलेंगी। तो डायरेक्टली बिल्कुल। ऐसा रेवेन्यू कोई सरकार को नहीं आने जा रहा है। हम्म, लेकिन अब एक बात बताने की बात जो हमने कहा ना कि वो उन नेता को हमने उस समय भी कहा था कि अब ये छोड़िए, अब आपस की बातचीत में हम लोग को क्या, आप ये आंकड़े सुना रही है, जाइएगा तो अब जनता को बताइएगा। तो जी जनता को इस तरह की बातें भी बताई जाएंगी, लेकिन अभी मुख्य रूप से जो उसका मकसद है वो ये है ज्ञानेश्वर जी की जो दलित समाज में एक सेंध लगाना है उस वोट में, क्योंकि ये माना बिल्कुल। जा रहा है कि दलित समाज की आकांक्षाएं भी जगी हुई है, जी उनको भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहिए है, इसका इंतजार वो भी कर रहे हैं। और इस बिल्कुल। बात से वो संतुष्ट नहीं होंगे कि 20% की आबादी को आप कोई चलता फिरता एक प्रतीकात्मक रूप से एक पद दे दें, उसके मंत्री को आप समाज कल्याण और दलित कल्याण और SC ST विभाग का मंत्री बना दें, ये इससे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। जी तो ये एक इसके लिए आपको कुछ बड़ा करना होगा। जैसे और इसी राजेश को राम तो चिराग पासवान पढ़ रहे हैं, इसी को चिराग पासवान पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं बिहार बुला रहा है। हाँ बिल्कुल यही समझ के वो आने की बात कर रहे हैं। जी और देखिए बिल्कुल। हम लोगों ने बात की थी ज्ञानेश्वर जी, कई दिन पहले की बात है, जब पहली बैठक हुई थी महागठबंधन की, और हम लोगों ने कहा था कि आपने फिर अलग से भी वो वीडियो चलाया हम्म, कि तेजस्वी यादव के बगल में जो कृष्णा अलावरू बैठे, वहां अगर राजेश राम बिल्कुल। बैठते तो उसका बिहार में बड़ा मैसेज जाता। तो जो हम्म, दूसरी बैठक हुई सदाकत आश्रम में, उसमें तेजस्वी यादव के बगल में राजेश राम बैठे। तो जी ये एक बिल्कुल। अच्छी और बहुत ही पावरफुल तस्वीर बनी उस दिन कि एक तरफ मुकेश सहनी और दूसरी तरफ राजेश राम बैठे। जी तो तेजस्वी यादव जो एक एक तिनका तिनका करके जोड़ने का या बूंद बूंद से अपना घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का एक हिस्सा है ये कि ताड़ी को हम फ्री करेंगे, ताड़ी को हम शराबबंदी से बाहर निकालेंगे। और उन्होंने कहा कि हम साल खत्म होते होते, मतलब वो ये तो नहीं कह रहे थे प्रशांत किशोर की तरह कि 1 घंटे में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। कहा कि अक्टूबर में चुनाव होंगे, नवंबर में सरकार बनेगी, लेकिन दिसंबर खत्म होने से पहले, साल 2025 खत्म होने से पहले हम ताड़ी को शराबबंदी से बाहर कर देंगे। तो जी एक बड़ा मैसेज है ये उस समाज के लिए जिसकी आजीविका उससे जुड़ी रही है, या जो बिल्कुल। प्रताड़ित हुआ है उसकी वजह से पिछले 10 साल में जो प्रताड़ित हुए हैं, जो लोग पासी समाज के लोग जेल गए हैं ताड़ी के चक्कर में, जिनका काम धंधा बंद हुआ है, जिनकी आजीविका रुकी है, उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है ये। जी तो अब आप सोचिए कि एक राजेश राम, आपने जैसा कहा ही कि रविदास समाज और राम समाज को जोड़ने की कोशिश हुई, अब पासी समाज को जोड़ने की कोशिश हो रही है। मुकेश सहनी एक अत्यंत पिछड़ी जाति के समूह से एक बड़ा नेता जोड़ रखा है, और उसके बीच में 32% पशुपति पारस, पशुपति अब पारस भी, पशुपति पारस भी। उसको भी लाने की वही, अगर सिर्फ दलित वोट की हम लोग 20% वोट में का जो एक पाई चार्ट रखे हैं 20% का, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बिल्कुल। पासवान लेकिन भी एक हो बात और, जाए। पशुपति पारस के मामले में एक और डेवलपमेंट है अजीत जी, कि चिराग और तेजस्वी के संबंधों में तल्खी बहुत नहीं है। दोनों के बीच संवाद भी होते रहे, इस बात की चर्चा होती रही है। और चिराग पशुपति पारस की एंट्री कहीं नहीं होने देना चाहते हैं। तो पशुपति पारस की कीमत, राजनीतिक कीमत और वोटों की कीमत कितनी है, यह बात तेजस्वी यादव समझते हैं। और भविष्य में चिराग पासवान की कोई कीमत क्या हो सकती है, यह भी तेजस्वी यादव समझते हैं।
तो पशुपति पारस को महागठबंधन में रोकने की कोशिश भी चल रही है। बात भी राजनीतिक गलियारे में है कि वहां भी कोई जगह न मिले, क्योंकि चिराग पासवान कितने जिद्दी हैं और उनके भीतर कितना दर्द भरा है, यह तो पता ही है। एकदम ठीक बात कही आपने, और ये बिल्कुल संभव है राजनीति में। जो पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर तेजस्वी यादव भी कुछ देख रहे होंगे कि चिराग पासवान की जरूरत पड़ सकती है या कुछ भी कोई नया समीकरण पोस्ट पोल इक्वेशन बन सकता है, तो वो नाराज नहीं करना चाहेंगे। और अगर जिस अंदाज में अभी राजनीति कर रहे हैं एनडीए के नेता ज्ञानेश्वर जी, तो एनडीए का कोई नेता नहीं चाहेगा कि 1% आधा परसेंट भी वोट डिस्टर्ब हो उसका। अगर पशुपति पारस से डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको किसी तरह से रोकने की कोशिश होगी। हालांकि उसमें दिक्कत यह है कि अगर वो अकेले भी लड़ते हैं तब भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट का जो नुकसान करेंगे वो एनडीए का ही करेंगे। बिल्कुल। एनडीए को यह भी चिंता है, एनडीए के लोग इस बात का भी असेसमेंट कर रहे हैं कि महागठबंधन में जाके वो ज्यादा नुकसान करेंगे या अकेले लड़के ज्यादा नुकसान करेंगे। तो इस बात का भी आकलन किया जा रहा है। जो सूट करेगा उस हिसाब उसके लिए दबाव बनाया जाएगा। देखिए, अगर वो जाके लड़ते हैं इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में, तो उनको 4, 5, 6 सीटें जो मिलेंगी उतने पर ही कोई असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर अकेले लड़े और 20 सीट पर लड़ गए, 25-30 सीट पर लड़ गए, तो वो दोनों तरफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखने की बात है। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में भी, उनकी सबसे बड़ी ताकत सूरजभान है। तो सूरजभान क्या पॉलिटिक्स करेंगे, सूरजभान क्या एनडीए से पूरी तरह से लड़ करके और आरजेडी और महागठबंधन में जाने को तैयार होंगे? क्या उनके सामने उनको कहीं न कहीं तो मुन्ना शुक्ला की तस्वीर दिख रही होगी। आरजेडी से चुनाव लड़ तो गए लेकिन उसके बाद जेल चले गए। तो इस तरह के एक खतरा तो हमेशा है ना कि आप एनडीए के साथ अगर रहे हैं कभी और इंडिया ब्लॉक में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारे नुकसान पशुपति पारस भी सोच रहे होंगे, उनके जो सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं पार्टी में नंबर 2 एक तरह से सूरजभान, वो भी सोच रहे होंगे, और भी जो नेता है वो भी अपना भविष्य सोच रहे होंगे। तो वो चीजें अभी राजनीतिक समीकरण के लेवल पर अभी बाद में आएंगी, चीजें सामने अभी उभर के सामने आएंगी। अभी वो सारी चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है वो ये है कि जो आपने सीटों के बारे में जो झपटा झपटी बात शुरू की है कि झपटा झपटी सीटों की हो रही है, वैसे सबसे ज्यादा झपटा झपटी अभी दलित वोट की हो रही है। हर व्यक्ति को लग रहा है, हर पार्टी को लग रहा है कि इस वोट का, चूंकि बाकी के तो नेता हैं भाई, कोई लोग उसके नेता हैं, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी नेता हो गए, सवर्णों में नेता हो गए, ब्राह्मण के प्रशांत किशोर, यादवों में नेता है, मल्लाहों में नेता है। दलित में कौन नेता है जिसका चेहरा ऐसा है जो मुख्यमंत्री बन सके, या जिसको जो सत्ता में पूरे समाज को सत्ता का सुख दिला सके? तो वो चिराग पासवान है, अशोक चौधरी है जेडीयू में, लेकिन सबको पता है कि अभी वहां जेडीयू में कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां से वो आगे जाकर के और सत्ता के शीर्ष पर जा सके। तो उस जाति की जो महत्वाकांक्षा है उसको उभार करके वोट में ट्रांसफर कराने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। यही कोशिश। आज ही देखिए जीतनराम मांझी से अमित शाह ने मुलाकात की है, क्योंकि जीतनराम मांझी को भी साधे रखना, चिराग पासवान को इतना महत्व न मिल जाए कि जीतनराम मांझी नाराज हो जाए, यह बात एनडीए में नागवार है कि नहीं। मांझी जी का सम्मान भी, और कहा जाता है कि जब जीतनराम मांझी मिलने गए अमित शाह से, तो वह उन सीटों की लिस्ट लेकर गए जहां से हम पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए, ये हम लोग पहले इस पर एक बार और चर्चा किए थे कि जीतनराम मांझी है, मतलब मांझी समाज है, अशोक चौधरी है, पासी समाज है, और पशुपति ये चिराग पासवान है, पासवान समाज है। तो ये वोट बीजेपी अपना मान के चल रही है कि हमारा ये कंफर्म वोट है, ये हमारे पास है। और पहले एक सिर्फ राम समाज को ऐसा लग रहा था कि वो रविदास का वोट, चूंकि हम लोगों ने लोकसभा में भी देखा कि वो वोट इंडिया ब्लॉक के साथ गया था, और उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे कांग्रेस का भी एक फैक्टर है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी फैक्टर है, मायावती की ताकत कम होने का भी एक फैक्टर है, कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें, जिसकी वजह से वो वोट आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। अब उसके अलावा उसमें नए वोट जोड़ने की कोशिश है, जिसके लिए पासी समाज पर नजर है और पासवान पर नजर है, इसकी कोशिश हो रही है। पासी समाज वाला दाव तो तेजस्वी यादव ने चल दिया है, और ये एक बड़ा दाव है, ये कोई मामूली दाव नहीं है कि हम ताड़ी को शराबबंदी से अलग करेंगे, उसको इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। इसका मतलब कि उसको रेगुलेट करने की बात वो कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, अभी कई जगह दिल्ली में हम देख रहे हैं जो खादी भंडार है उसमें नीरा बेचा जा रहा है। मान लीजिए कई जगह ताड़ी को नीरा कह के बेच रहे हैं। तो अगर उस समाज को ये भरोसा होता है कि इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद उसमें एक व्हाइट कॉलर बिजनेस की तरह वो बिजनेस हो सकता है, तो फिर उनके लिए ये बड़ी अपील करने वाली बात है, अपीलिंग बात है। फिर वो जुड़ सकते हैं। अगर उनको ये यकीन हो जाता है कि एनडीए तो शराबबंदी खत्म नहीं करेगा, एनडीए ताड़ी नहीं खोलने जा रहा है, तो आरजेडी उनके लिए बेटर ऑप्शन है
ताड़ी के मामले में, कम से कम उस समाज के लिए। तो एक बड़ा दाव और तेजस्वी यादव ने दिया। झपटा झपटी की बात कर रहे हैं अजीत जी, देखिए आईपी गुप्ता भी तो उन्हीं दलित वोटों को, पहले तो दलित ही थे ना, अब ना वो ईबीसी में बिल्कुल। शामिल कर लिए गए हैं, तो वो राजनीति कर रहे हैं। और मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता बता रहे थे कि झपटा झपटी प्रोफेसर रतन लाल को राहुल गांधी बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यह भी खबर है। ठीक है, और आपको जानकर हैरत होगी कि अंतिम समय में बैठने की व्यवस्था बदली थी। राहुल गांधी पटना के कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे सभा कक्ष में, और ऐन वक्त पर खबर मिली कि वहां जहानाबाद जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रहा, जो अभी आजाद हैं, अजय कानू, वे भी वहां बैठे हुए हैं। तो फिर तो हरकंप ही मच गया कि अजय कानू राहुल गांधी के साथ सभा मंच पर होंगे तो फिर पूरे देश में क्या खबर जाएगी। तो आनंद फानंद में उन्हें वहां से हटाया गया था। तो दलित और वंचित, इन्हें झपटा झपटी में कहां तक ले जाने की तैयारी है, यह बात हम और आप समझ सकते हैं। है ज्ञानेश्वर जी, ये कांग्रेस अभी इस पर बहुत ही राजनीति करेगी, कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत राजनीति करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इसीलिए सभा की गई थी और वो सभा असफल हो गई, और उस पर हम लोगों ने देखा कि बलि ली गई वहां के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे की। हालांकि वो एक जिलाध्यक्ष मनोज पांडे जो बक्सर के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी बलि ली गई। उस पर सबको लाइन हाजिर किया जाना था। यह तो प्रभारी को भी, प्रदेश अध्यक्ष को भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वहां लाया जाएगा। संविधान बचाने वाली बातें होंगी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होगी। जाति का जो मामला है, जिस मामले में लोकसभा चुनाव जिस मुद्दे पर लड़ा था इंडिया ब्लॉक ने, वो बिहार के चुनाव में आजमाया जाएगा। और उसी के कंट्रास्ट में पहलगाम का मामला आएगा कि जाति नहीं धर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म पूछ करके हत्या की जा रही है। जाति पूछ करके आप ये कह रहे हैं कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ तो धर्म पूछ करके हत्या की जा रही है। तो कैसे बचेंगे? और बिहार बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर ये हम लोग को पता है। और दूसरे, भले धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत काम नहीं कर सके, लेकिन राष्ट्रवाद और देशभक्ति का ऐसा मुद्दा है जो लोगों को आंदोलित कर सकता है। जाति का जो काट अभी आज तेजस्वी यादव चल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी चलेगी, उस सब की काट होगी पहलगाम और इन सब राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक मुद्दों से उसकी काट। तारी और क्या तेजस्वी यादव से इधर चलते हैं प्रशांत किशोर की ओर। प्रशांत किशोर अब जिलों की सभाएं कर रहे हैं, जिलों में सभाएं कर रहे हैं, और वहां भीड़ उमड़ रही है। उस मिथक को तोड़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। चाहे वह नवादा की सभा हुई, चाहे जमुई की सभा हुई, चाहे नालंदा की सभा हुई, लोग बड़ी संख्या में उमड़े। और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी बोल दिया, तारी के मसले पर चलिए एक कदम तो आगे बढ़े। और फिर से बात दोहराई कि शराबबंदी है कहां बिहार में, जब सभी जगह शराब है तो किस बात की शराबबंदी। और इस शराबबंदी की आड़ में सूखा नशा किस तरीके से बिहार को निगल रहा है, बिहार के युवाओं को निगल रहा है, इसकी चर्चा भी की। लेकिन इसके आगे प्रशांत किशोर जाति की राजनीति की बात तो करते नहीं है और उन समीकरणों को साधने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कसौटी पर तौलना चाह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 11 मई को कल्याण बिघा से शुरुआत करेंगे हस्ताक्षर अभियान। 94 लाख गरीब परिवारों को जो 2-2 लाख रुपए मिलने थे, 2 साल पहले ऐलान हुआ था, 2 बजट आ गए, क्या किसी को मिला? और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? हम और आप जानते हैं नीतीश कुमार जब ऐलान करते हैं तो कुछ सोच समझ कर करते हैं। इस बार पता नहीं क्यों वह पिछड़ गए कि उन्होंने कह दिया और वह नहीं हो पा रहा है। तो कल्याण बिघा से शुरुआत होगी। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, जो भूमिहीन है, दलित महादलित का अंतर तो नीतीश कुमार ने ही किया था, और महादलितों को जमीन देने की बात 6 साल पहले हुई थी। कितने लोगों को जमीन मिली? और भूमिहीन सबसे अधिक बिहार में ही है, देश में 38%, बिहार में 60%, और इस 60% में भी 86% दलित। 25 लाख एकड़ जो सीलिंग के तहत जब्त की गई, और 8 लाख जो भूदान आंदोलन में मिला, वह जमीन कहां गई? तो प्रशांत किशोर अब नए मुद्दों के साथ, अब जब कल्याण बिघा पहुंचेंगे, नीतीश कुमार को सब पसंद है, लेकिन नालंदा को कोई छुए यह पसंद नहीं है। लेकिन बीजेपी ने छू दिया। यह भी आपने देखा कि किस तरीके से कुर्मी एकता रैली हुई, कृष्ण कुमार मंतु को मंत्री बनाना पड़ा, संतोष कुशवाहा को बनाना पड़ा। और इधर के दिनों में आपने दूसरा ही देखा कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक और रैली हो गई जो प्रणब प्रकाश ने की, पीछे से भाजपा ही है। तो अब प्रशांत किशोर
नीतीश कुमार के गांव कल्याण बेघा से बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। और गरीबों का हस्ताक्षर होगा और वह सुपुर्द किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत तो मुद्दे ही है ना। उनके जी। पास जाति का तो मामला है नहीं, जाति का समीकरण तो उनके पास है नहीं। और हम्म। मतलब न वो ये जाति का कार्ड खेल भी नहीं रहे, लेकिन खेलेंगे भी तो क्या करेंगे? उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। बिल्कुल। बल्कि ये तो फिर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, जो आरजेडी और जेडीयू या बीजेपी के लोग ये बताना चाह रहे हैं, मतलब कुछ लोग ढके छिपे शब्दों में और आरजेडी ने खुले शब्दों में कहा कि वो पांडे हैं। तो जी। एक तो उनको ऐसे माइनॉरिटी में है कि वो कुछ ही नहीं, कुछ जाति के आधार पर तो वो ऐसी माइनॉरिटी है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी बिल्कुल। ताकत मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को उठा करके वो अपनी राजनीति को रेलिवेंट बनाए हुए हैं बिहार में। पहले उन्होंने, अब भी वो मुद्दे ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिए कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके इलाज के लिए, पलायन रोकने के लिए, ये सब चीजें भी अभी भी कर रहे हैं वो। ये बल्कि तो उन्होंने मुद्दे वो तो कह ही रहे हैं ना कि जनसुराज आएगा तो ये 5 काम तो हो ही जाएगा। काम तो करना ही है। और उन्होंने जी। पलायन कैसे रोकेंगे इसका भी एक ब्लूप्रिंट उन्होंने, पहला बिल्कुल। ब्लूप्रिंट तो आ ही गया कि हम पलायन कैसे रोकेंगे, किस तरह से जी। महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे, किस तरह से उनको अपने मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, ये सब चीजें भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जो एक रोड मैप रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे वो एक कोई बात कह देंगे, कोई वादा कर देंगे और वो वादा पूरा नहीं होगा, या लोग समझ नहीं पाएंगे कि वादे को कैसे पूरा किया जाएगा। वो रखेंगे अपनी बातें, लेकिन ये दोनों भी बहुत इमोशनल इश्यूज हैं लोगों के लिए, कि लोगों ने बड़ी जी। उम्मीद पाली 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और हम्म। उसी समय उस समय भी हम लोगों ने हिसाब जोड़ा था कि ये 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, आप 2-2 लाख रुपए जी। देंगे। बिल्कुल। सवाल तो छोटा मोटा मामला तो है नहीं, 2000 बिल्कुल। 5,000 करोड़ रुपए का वो भी बिहार के लिए भारी है, लेकिन 2 लाख हम्म। करोड़ कहां से ले आएंगे? ये भी जी। हम मान ले कि आप 5 साल में देने वाले हैं, तब भी हम्म। हर साल 40,000 करोड़ रुपए कहां से स्पेयर करेंगे? आपका बजट 2,70,72,000 करोड़ रुपए का। तो जी। 40,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट की तो हालत खराब हो गई पैसा देने में, लड़की बहन योजना का पैसा देने में। वहां बिल्कुल। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, आधा वेतन मिल रहा है, उनको वेतन आधा मिल रहा है। तो जी। बिहार में कहां से पैसा आएगा जब इस तरह की स्कीम्स आप लेके आएंगे, आपने अनाउंस किया तो। तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हुआ पहले कि 1 लाख परिवार चुने जाएं और उन 1 लाख को दिया जाए, वो भी नहीं शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा प्रशांत किशोर के लिए, इस मुद्दे पर वो हस्ताक्षर कराते हैं तो। 3 डिसमिल जमीन देने वाला भी एक बड़ा मामला है, जो काफी दिनों से ये मामला चल रहा है कि आप कहाँ जमीन बिल्कुल। देंगे, और जमीन आप दे देते हैं, लोग वहां घर बनाने जाते हैं तो घर बना ही नहीं पाते हैं लोग वहां, और फिर वहां से जी। उजड़ जाना होता है उनको। तो ये जमीन का मामला और पैसे का मामला, ये बड़ा इमोशनल इशूज है करोड़ों लोगों के लिए, बिहार के ऐसे करोड़ों भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, जो जिन्होंने उम्मीद पाली थी इससे, वो बिल्कुल। हुआ नहीं। और सरकार की तरफ से कोई सफाई भी नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई टाइमलाइन फिक्स की हुई है, सरकार ने ये कहा है कि हम अगली बार सरकार में आएंगे तब देंगे। आपको देना था, आपने नहीं दिया। और उसी के साथ जाति गणना का जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो आरक्षण का मामला भी उसमें से निकलेगा ही, कि आपने बिल्कुल। आरक्षण की जो सीमा बढ़ा करके 65% की है, प्लस 10% वो ईडब्ल्यूएस का है, तो वो क्यों नहीं लागू हुआ? आप उसके जी। लिए क्या कर रहे हैं? आपने दोबारा क्यों नहीं विधानसभा से उसका प्रस्ताव पास कराया? जब बीजेपी भी सहमति है, तो आप दोबारा प्रस्ताव पास करते और इस बार इसके साथ प्रस्ताव पास करते कि इसको 9 शेड्यूल में डाला जाए। तो जी। आपने जब ये नहीं किया, तो ये सवाल भी उठेगा। हालांकि अभी प्रशांत किशोर ने उसको नहीं उठाया, क्योंकि हमको लगता है वो जाति वाले मुद्दे पर अभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जाएंगे, तेजस्वी यादव उस मुद्दे पर जाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए तो बहुत ही जवाब देने की बात हो गई। बहुत ज्यादा जी। बीजेपी और जेडीयू, जो पूरा एनडीए है, अलायंस है बीजेपी जेडीयू का, उसको तो बहुत सारे जवाब देने होंगे। अब ये बिल्कुल। सारे सवालों के जवाब आप पहलगाम से नहीं ढक सकते, या जी। पहलगाम के का बदला लेने के लिए जो मिसाइल्स दागी जाएंगी, या जो भी कार्रवाई आप पीओके में करेंगे, आतंकवादी शिविर नष्ट करेंगे, या जो भी करेंगे, उसकी आंच में, उसके धुएं में आप इतने बड़े मुद्दे नहीं ढक सकते। जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा, 2-2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले, 3 डिसमिल जमीनें मिलनी है वो क्यों नहीं मिला। और प्रशांत किशोर का एक और एजेंडा है कि हम भ्रष्टाचार पर भी अभियान चलाएंगे, भ्रष्टाचार पर भी हम बिल्कुल। सवाल। बिल्कुल। जिसको भी जमीन मिली है, वो बिना पैसा दिए किसी को जमीन मिला है, या बिना पैसा दिए किसी का कोई काम हुआ है, ये मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो उनको अपील करती हैं। एक ऐसी दुखती नस है, शराब भी एक दुखती नस है ज्ञानेश्वर जी बिहार की, ताड़ी एक दुखती नस है बिहार की, भूमिहीन लोगों का संकट, उनकी तकलीफें एक दुखती रग है। ये कैसे, ये वंचित समाज को जो पैसे देने की बात हुई, भ्रष्टाचार, रिश्वत जो सरकारी कार्यालयों में है, ये सारी चीजें तो हैं, ये तो जेन्युइन बातें हैं। ये नीतीश कुमार अपने अगर बेस्ट ऑफ द माइंड, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में होते, तो वो निश्चित रूप से पदाधिकारियों पर लगाम कस के इन सब चीजों को ठीक कराते।
लेकिन हम तो बिल्कुल। देख रहे हैं कि पिछले साल 1.5 साल से तो पूरी सत्ता बेलगाम है, कोई काम तो हो नहीं रहा है कहीं। जी, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है ना, इसको तो एड्रेस हुँ, नहीं किया जा रहा है। कौन हुँ, एड्रेस कर रहा है? कोई चेहरा तो है नहीं जिसको जो एड्रेस करता हुआ दिखे कि इन समस्याओं को हुँ। एड्रेस कर रहे हैं। और लेकिन प्रशांत औसत किशोर, निरीक्षण लेकिन आजकल निरीक्षण बहुत कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए बोलते भले नहीं है, लेकिन चले ज़रूर जा रहे हैं। आज भी पटना में वो निकले हुए थे और इस बात पर उनके अधिकारी लगे हुए हैं कि 15 अगस्त को किसी भी तरीके से पटना में मेट्रो लाइन का फेज़ 1 चालू हो जाए और पटना में नए-नए अंडरपास और ये सब बन जाए ताकि यह दिखाया जा सके कि नीतीश कुमार अब भी काम कर रहे हैं। अगले 5 साल का रोड मैप तो नहीं है, विज़न नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार निष्क्रिय नहीं है, इसलिए रोज निरीक्षण करते दिखाया जा रहा है और दिख भी रहे हैं। हाँ, तो ये तो देखिए हम लोग बात करते रहे, ये जेडीयू का एजेंडा है। जेडीयू को किसी तरह से नीतीश कुमार को रेलिवेंट रखना है, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाना है, क्योंकि उनकी सारी पूंजी वही है। समूचे एनडीए की पूंजी ही बिल्कुल, नीतीश कुमार है। बिल्कुल, लेकिन जेडीयू के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टिकट की बार्गेनिंग, सीटों की बातचीत, ये सारी चीजें नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आप करेंगे। अगर हुँ, ये तो इसलिए इस मैसेज को डाइल्यूट करना है जेडीयू को कि नीतीश कुमार अब असक्त हो गए हैं। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अचेतावस्था में है, या जो प्रशांत किशोर अटैक कर रहे हैं, उसको उसको न्यूट्रलाइज करना है कि नहीं, वो बिल्कुल, अचेत नहीं है, या अभी भी कर रहे हैं, वो सक्रिय है। तो ये जेडीयू की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इससे हुँ, कोई बड़ा पॉजिटिव मैसेज जनता में जा रहा है, ये हमको नहीं दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी। जी, बल्कि जो निगेटिव माहौल बन रहा है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की सक्रियता से, वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रशांत किशोर का की सभाएं अभी जिस तरह से भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में, और लोग उनकी बातों को बिल्कुल, सुन रहे हैं, हम फिर हुँ, कह रहे हैं कि वो माहौल सारा बना रहे हैं। पता नहीं उनको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन उसी के लाभार्थी तेजस्वी यादव भी होंगे। उसी जी, माहौल के बदलाव के, इस सरकार के डिस्क्रेडिट होने के, इन सब चीजों का लाभ तेजस्वी यादव को होगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने सरकार को बदनाम करने, सरकार की साख बिगाड़ने का काम तो छोड़ रखा है प्रशांत किशोर पर, और अपने बिल्कुल, सामाजिक समीकरण बनाने में लगे हैं कि अपना सामाजिक समीकरण जेडीयू बीजेपी के मुकाबले एक बड़ा सामाजिक समीकरण बना ले। हालांकि जी, अब उसमें, अब एक व्यक्ति आज ही हमको किसी ने कहा, मतलब ये एक 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 एक, 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 एक टोटके की तरह, टोटका क्या, उसको ये जी, भी कहें कि एक बिल्कुल, राजनीतिक कुछ ट्रेंड बताने की तरह लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार के एक नीतीश कुमार जेएनयू का चुनाव जीत गए हैं। तो हमने जी, कहा कि भाई अब वो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव जीते हैं नीतीश कुमार, वो बिहार के हैं, अररिया के बिल्कुल, वहाँ एक गांव है, वहाँ ओबीसी समाज से आते हैं। तो जी, इस बात को यहाँ दिल्ली में हमने ये चर्चा सुनी कि भाई एक नीतीश कुमार तो जीत गए, वो तो लग नहीं रहा था। इस बार वहां भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया था, क्योंकि जो आयसा है, सीपीआई माले का जो स्टूडेंट बिल्कुल, यूनियन है, उसके कैंडिडेट थे वो। लेकिन हुँ, सीपीएम और सीपीआई का कैंडिडेट अलग लड़ा था। अलग, बिल्कुल, एनएसयूआई और आरजेडी का अलग लड़ा था, एबीवीपी का अलग लड़ा था, मतलब जो आरएसएस का है, और उसमें नीतीश कुमार जीत गए। तो फिर क्या पता बिहार में भी नीतीश कुमार जीत जाए। हमने कहा कि ये अब इससे एक से आप दूसरा निष्कर्ष निकालिए, बिहार में नीतीश कुमार के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी या फिर पहलगाम का अटैक जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात को आगे बढ़ा रहा है और कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि देखिए चुनाव के ठीक पहले अभी पाकिस्तान को जवाब देने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चुनाव जैसे ही करीब आएगा, पाकिस्तान को जवाब बहुत तेज मिलेगा और इसका असर साफ-साफ बिहार के चुनाव पर दिखेगा। तो आगे भी बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।